भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया। जाहिर सी बात है, एक ऐसा आंकड़ा था जिसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर पाना चाहती थी, ताकि एक ऐसा जनादेश मिले ताकि निर्णायक तरीके से देश को आगे लेकर चला जाए। क्या इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया? इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन दिया, यह सोचने वाली बात है। सबसे पहले हम पूर्वी हिस्सों की बात करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 17 सीटें जीती थी, आज 12 मिली। झारखंड में 11 सीटें जीती थी, आज 8 मिली। उड़ीसा में 9 सीटें जीती थी, 20 मिली। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थी, 12 मिली। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें जो 2019 में मिली थी, उससे 3 सीटें कम 2024 में। अब इसका क्या मतलब है? सीधे तौर पर इसका एक बड़ा मतलब यह निकल कर आता है कि जहां जहां आप रीजनल पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर खड़े होंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में अगर सीधा मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। एक अपवाद के तौर पर उड़ीसा निकला, जहां पर बीजेडी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी के पतन को पूरे तरीके से खत्म करने के साथ ही अपने एकाधिकार को स्थापित किया। लेकिन अगर आप बंगाल को देखें, अगर आप बिहार की राजनीति को देखें, झारखंड को देखें, तो ये बातें निकल कर आती हैं। झारखंड में पॉइंट नोट करने वाली है, चारों की 4 शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। यानी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो केंद्र सरकार की तरफ से ईडी की जो कार्रवाई चल रही, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने जिम्मेदार माना और एक सिंपैथी फैक्टर बड़े पैमाने पर रहा। तो यह बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो पाया था वो अपने आप में जबरदस्त था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, देखिए आपके सामने है। यह हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं उत्तर की। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीती थी, 33 पर आ गए हैं। उत्तराखंड की 5 की 5 बहाल है। हरियाणा में 10 थी, 5 आ गए। हिमाचल प्रदेश में 4 थी, 4 मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 थी, 2 पर बहाल है। पंजाब में 2 थी, आज 0 है। दिल्ली में 7 थी, 7 है। यानी कि 92 में से 56 सीट ही मिली। 36 सीटों का नुकसान, जिसमें से सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की क्या सीख है आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को मिलाकर यह समझना पड़ेगा कि आपको ये एक ऐसे आधार पर आप बात कर रहे हैं जहां कास्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं साधा तो दिक्कत होती है। और यहीं पर 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। शेड्यूल्ड कास्ट का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि 2014 और 19 में बीजेपी के पास बड़े पैमाने पर था। इसके साथ साथ दलित पार्टी बीएसपी का दमन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा बैकफायर कर गया। दलित वोट पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी के पास गया, जहां पर पहले से ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर था। यानी कि उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आइए हम मध्य और पश्चिम भारत की बात करते हैं। मध्य भारत और पश्चिम भारत में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 28 सीटें पिछली बार जीती थी, 1 का फायदा हुआ। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीती, 1 का फायदा यहां लिया। राजस्थान में 14 सीटें जीती, 10 का यहां पर नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में 10 सीटें मिली, 13 का नुकसान हुआ। गुजरात में 25 सीटें जीती, कांग्रेस को 2 दशक बाद यहां पर 1 सीट मिली। और गोवा में 1 सीट मिली, यहां पर कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर 22 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ। यहां पर सीख कहां से मिलनी चाहिए? सीख राजस्थान और महाराष्ट्र, 2 राज्यों से। राजस्थान की सबसे बड़ी सीख क्या है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए? स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करना पड़ेगा। राज्य के बड़े और कद्दावर नेता पर ज्यादा आपको भरोसा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आपके बागी उम्मीदवार होंगे और उसके साथ साथ लोग असंतुष्ट होंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। रणनीति के तौर पर कांग्रेस ने बेहतर तरीके से काम किया, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड दिखी। यही वजह है कि राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ राजपूत वर्ग की नाराजगी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी। इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा, तोड़फोड़ की राजनीति बुरे तरीके से बैकफायर कर गई। और सबसे बड़ी बात क्या निकली? किसी भी कीमत पर हम सत्ता में रहना चाहते हैं। यह मानसिकता लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जोड़ते हैं।
इसलिए अगर आप देखें तो, और आप बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब दक्षिण की बात करते हैं। कर्नाटक में 25 में से 17 सीटें मिली, 8 का नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश में 3 में से 3 फायदा यहां पर हुआ। तेलंगाना में 4 से बढ़कर 8 हो गई, 4 का फायदा हो गया। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें, कोई भी सीट नहीं मिली। केरल में 1 सीट हासिल हुई। यहां पर क्या सीख मिलती है? तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, कन्वर्टिबिलिटी का बड़ा इशू रहा। डीएम की आज भी बड़े पैमाने पर तमिलनाडु की जनता के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है, अगर आप लोकसभा की बात करें तो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कुछ बड़े चेहरे, नए चेहरे की आवश्यकता है, जिसके आधार पर अपने जनाधार को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपको केरल में देखने को मिला। केरल में 15% से वोट शेयर और ज्यादा बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का, और यहां पर एक बड़े चेहरे की वजह से सफलता मिली, खाता खुला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ आप बात करते हैं, अगर आप पूरे तरीके से आपके देख लीजिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी आपके सामने, तो क्या क्या सीख आज भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर सकती है आने वाले 5 साल में। सबसे पहले और बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी का रूप इख्तियार करना पड़ेगा जिसके लिए कोऑपरेशन, टॉलरेंस और उसके साथ साथ कोहैबिशन, यानी कि एक साथ मिलकर चलने की रणनीति पर आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की तमाम पार्टियों को जिस हे दृष्टि से देखा, इस हे दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से देखना बंद करना होगा। लोग अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लोग मानते हैं कि हर दल का, हर व्यक्तित्व का एक अपना स्थान है, एक अपनी जगह है, और उसके आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जातीय समीकरण को पूरे तरीके से ड्राइंग बोर्ड पर जाकर फिर से गठित करना पड़ेगा और उसे संगठित करना पड़ेगा। चौथी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना पड़ेगा। घर पर बैठकर कार्यकर्ता 400 पार के सपने नहीं देख सकते। इसके साथ साथ संघ परिवार के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तालमेल को बढ़ाना पड़ेगा। और एक आखिरी सीख जो कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से ले सकती है, भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर तो आगे चलने के लिए सीधे चले, बहुत अच्छा है, लेकिन मटन, मछली, मुसलमान, इस तरह की बातों से अब शायद जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षा नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का जो प्लान रखा, वो अपने आप में पूरे देश के लिए ऊर्जा भरने के लिए काफी है। 2014, 2019 भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर बातें नहीं निकल कर आ सकती। ऐसे में 2024 में विकास का प्लान, मोदी की गारंटी शायद बेहतर तरीका था इस चुनाव को लेकर आगे जाने का। आज भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के प्लान पर वापस आ जाए तो जन समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई देगा। और एक आखिरी बात जो इस चुनाव से निकल कर आती है, बहुत सारे लोग आपको टीका टिप्पणी करते दिखाई देंगे, लेकिन इसमें आज भी कोई दो राय नहीं है। नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश में सबसे पहले हैं, नंबर 1 है। देश की पसंद है, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही है जितनी 2014-2019 में थी। 75% के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। इसे कमतर आंकना विपक्षी दलों के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दूसरी बड़ी बात, यह मैंडेट एनडीए को सरकार बनाने के लिए दिया गया है। यह मैंडेट इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए नहीं दिया गया है। एक मजबूत विपक्ष का मैंडेट इंडिया गठबंधन के पास है। इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की अगर कोशिशें की तो जाहिर से बात है इंडिया गठबंधन जनता के साथ विश्वासघात करती दिखाई देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं इसे लोकतंत्र की खूबसूरती मानता हूं और यह मानता हूं कि जनता ही जनार्दन है। जनता ही तय करती है कहां किसको उठाना है, कहां किसको गिराना है, कहां किसे चेताना है और कहां किसे संभालना है।